अस्सलामुअलैकुम। मैं 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल में खुश आमदीद है, वेलकम है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कहकशां उर्दू दर्जा 12 यानी 12th क्लास का कहकशां उर्दू का चैप्टर नंबर 2। कितना? चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ाएंगे तमाम ऑब्जेक्टिव सवालात को। कह रहे बिहार बोर्ड 1200 मार्क्स उर्दू जो एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का फरवरी से, तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्लास लेकर के आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। और इससे बाहर एक भी सवाल आपका नहीं आएगा, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएंगे। ये मेरा चैलेंज है और दावा भी है। इसलिए आप तमाम साथियों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी साथी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और मज़ीद क्रम ये है कि आप लाइक वाला बटन को भी थोड़ा सा टच कर दीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें खुशी होगी। और हम इतने मेहनत से आपके लिए अगर ऑब्जेक्टिव सवालात को लेकर के आया हूँ तो आपके लिए एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए क्या रहा है कि बिहार बोर्ड 12 उर्दू 100 मार्क्स चैप्टर 2 ऑल ऑब्जेक्टिव यानी टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लेकर के आया हूँ चैप्टर नंबर 2 से। इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। तो रही बात यहाँ कि अभी इस चैप्टर से पहला चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ और उस चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला चैप्टर का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। अगर जो भी साथी पहला चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं तो वो उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव सवालात छूटे नहीं। दोस्तों क्या समझ में आया? कहते जो मैं वीडियो अभी पढ़ा रहा हूँ इसके डिस्क्रिप्शन में चैप्टर नंबर 1 यानी यहाँ चैप्टर नंबर 2 है ऑल ऑब्जेक्टिव, तो चैप्टर नंबर 1 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे में दिया हुआ है, उसका लिंक अब वहाँ से आप देख कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिट्टी का तेल, जिसका मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी, जिसका मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी। तो ये दूसरा चैप्टर है कहकशां उर्दू का। मिट्टी का तेल एक उन्वान है जिसका मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी। इसको आप गौर से सुनेंगे। और एक सवाल ये भी है आपसे कि आप लोग अपने पास एक नोटबुक रखिए और एक एक नंबर का आप अपने से यानी खुद से उसका जवाब दीजिए। उससे ये पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन का आंसर आया और कितना नहीं। तो शुरू कीजिए। पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? सी पारा दिल किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन नज़ामी। बी में है सुलेमान नदवी, सुलेमान नदवी ने सैयद सुलेमान नदवी। सी में है वज़ीर आगा। डी में है मीर अमन। तो आप लोगों को बखूबी मालूम है, आप इसका आंसर, इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे और मैं आपको फाइनली जवाब दे रहा हूँ। इसका मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी, इसका मुसन्निफ़ है ख्वाजा हसन नज़ामी। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट आप सिर्फ नंबर लिख करके ABCD मार दीजिए और आप बाद में मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ। तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देंगे कि सर मेरा 21 में से 20 सही हुआ, 21 का 21 सही हुआ, 10 सही हुआ, 5 सही हुआ। इससे हमें खुशी होगी कि आप हमारे ज़रिए से बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरिस आला में एक बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम बताइए। कर ख्वाजा हसन नज़ामी की यानी उसके ख़ानदान में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं जिसका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सैयद बदरुद्दीन अजल, बी में कह रहा है सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ और सी में कह रहा है शाह बदरुद्दीन, डी में कह रहा है बदरुद्दीन ख़ान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सैयद बदरुद्दीन इसहाक़। ये बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं किस केस में? ख्वाजा हसन नज़ामी के मोरिस आला में एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, सैयद बदरुद्दीन इसहाक़। चलिए अब अगला हम देखेंगे तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? कहते हैं कि सैयद बदरुद्दीन इसहाक़ किस मशहूर बुजुर्ग के खलीफा थे? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ख्वाजा गरीब नवाज़, बी में कह रहा है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी में कह रहा है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, डी में कह रहा है निज़ामुद्दीन औलिया। यहाँ जितने भी ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है ये एक से एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर दिल्ली के जिस गली से, जिस मोहल्ले से गुजरते थे, उस मोहल्ले वाले इस्लाम कबूल कर लेते थे। मतलब कितने बड़े बुजुर्ग हैं, कितने बड़े बुजुर्ग थे कि वो जिस गली से भी गुजरते थे तो उसको देख करके लोग कलमा पढ़ लेते थे। कौन पढ़ते थे? जो गैर ईमान वाले थे। तो जब ये बात अपनी माँ से कहता है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कि माँ मैं जिस गली से भी गुजरता हूँ उस गली के लोग मुझे देखते ही कलमा पढ़ लेता है, तो उसकी माँ कहता है कि बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरा कमाल है। तो उसका बेटा कह रहा है कि माँ कैसे? तो कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें जब भी दूध पिलाया
तो बावजू पिलाया। एक लम्हा भी हम बग़ैर वज़ू किए आपको दूध नहीं पिलाया, चाहे वो मौसम गर्मी का हो, चाहे वो मौसम वो कड़ाके की ठंड का हो। तो वो देखिए एक माँ की कितनी कुर्बानी है कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले बावज़ू हुए हो, यानी वज़ू किए, फिर उसके बाद अपने बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को वो दूध पिलाते थे। तो भी इसके बरकत से, इसके तुफ़ैल से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर जो तासीर दिया था कि जिस गली से भी गुजरते थे वो वहाँ के लोग ईमान लेके आते थे, कलीमा पढ़ लेते थे। 3 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। अगला है 4 नंबर में कह रहे हैं ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदा का नाम क्या है? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिदा का नाम क्या है? नंबर ए में कह रहे हैं रजती बेगम, बी में कह रहे हैं चहीती बेगम, सी में कह रहे हैं निस्बती बेगम और डी में कह रहे हैं हुरमती बेगम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चहीती बेगम। अगला है 5 नंबर में कह रहे हैं वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत किसने की? यानी उसका देखभाल। किफ़ालत का मतलब होता है देखभाल, क्या देखभाल करना, ठीक है। तो उसका किफ़ालत कौन किया? नंबर ए में कह रहा भाई ने, उसके बाद बी में है चचा ने, सी में कह रहा दादा ने, डी में कह रहा मामू ने। तो उसकी किफ़ालत किसने की? उसके भाई ने की। किसने? उसके भाई ने। वालिदैन के इंतकाल के बाद ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत भाई ने किया। अगला है 6 नंबर में है जिस बड़े भाई ने ख्वाजा हसन नज़ामी की किफ़ालत की उनका नाम बताइए। उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए में कह रहा लियाकत अली शाह, बी में कह रहा वारिस अली शाह, सी में कह रहा सैयद हसन अली शाह, डी में कह रहा हुसैन अली शाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सैयद हसन अली शाह ने हसन नज़ामी की किफ़ालत की थी। अगला है 7 नंबर में ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में कह रहा लखनऊ, सी में कह रहा हैदराबाद, डी में कह रहा इलाहाबाद। तो उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? तो दिल्ली शहर में, शहर दिल्ली में उसकी पैदाइश हुई थी। कहाँ हुई थी पैदाइश? उसकी पैदाइश शहर दिल्ली में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में कह रहा है कि ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली थी? नंबर ए में कह रहा है नज़ामुद्दीन, बी में कह रहा है नज़ामुल मशाइख, सी में कह रहा है फरीदुल मशाइख, डी में कह रहा है मुईनुल मशाइख। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नज़ामुल मशाइख। नज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली थी इसने। अगला है 9वां नंबर में कह रहा है कि रॉकफेलर किस चीज़ की तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? रॉकफेलर किसकी तिजारत से बेशुमार दौलत का मालिक हुआ? ऑप्शन ए में कह रहा मिट्टी का तेल, बी में कह रहा सरसों का तेल, सी में कह रहा नारियल का तेल और डी में कह रहा कद्दू का तेल। तो आप लोगों को पता होगा कि ये चैप्टर ही है मिट्टी का तेल, है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। अगला है 10 नंबर में कह रहा है कि रॉकफेलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? इंग्लैंड से था, फ्रांस से था, रूस से था, अमेरिका से था। तो रॉकफेलर का ताल्लुक कहाँ से था? अमेरिका से था। कहाँ था से था? अमेरिका से था। 11 नंबर में है, वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे दोस्त, थोड़ा सा ताखिर हो रहा है लेकिन बहुत कीमती बात आज आपने सुना कि फरीदुद्दीन गंज शकर के बारे में। ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून हुए थे? नंबर ए में कह रहे बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में, बी में कह रहे जामे मस्जिद यानी जामे मस्जिद से मुराद दिल्ली, सी में है मेहरौली में, डी में है करोल बाग में। करोल बाग भी ये दिल्ली, सारा का सारा दिल्ली में है, ये चारों चीज़ें। तो ऑप्शन नंबर 11 में है कि बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में। कहाँ? हज़रत निज़ामुद्दीन में। कोई भी शादी जब दिल्ली पहुँचते हैं तो निज़ामुद्दीन का एरिया एक बार ज़रूर आप तफरीह करके आएंगे, घूम के आएंगे। तो सही आंसर है 11 का बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन। अगला है 12 नंबर में कह रहे हैं मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन नज़ामी का, बी में कह रहा वज़ीर आगा का, सी में कह रहा शफ़ी जावेद का, डी में कह रहा अहमद जमाल पाशा का। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है। और ये क्वेश्चन 2018 में, 2019 में और 2020 में ये पूछा गया 3 बार, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। क्या है? VVI है और बहुत मेहनत से हम इसको क्रिएट किए हैं। तो आप तमाम दोस्त, मेरा एक बार रिक्वेस्ट है कि अब तक जो भी साथी हमारे इस चैनल को, इस यूट्यूब वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर है ख्वाजा हसन नज़ामी। कौन है? मिट्टी का तेल किसका मजमून है? ख्वाजा हसन नज़ामी का। अगला है 13 नंबर में कह रहा है आग, हवा, पानी और मिट्टी में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? आग को, हवा को, मिट्टी को, पानी को। तो इसमें सबसे कमतर दोस्तों समझा जाता है मिट्टी को। क्या है? मिट्टी को। आग भी बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे जल भी जाता है, खाना पकाने का भी काम में आता है। हवा एक ऐसी चीज़ है जो सांस लेने के लिए काम आते हैं। पानी एक ऐसी चीज़ है जो प्यास बुझाने के लिए। इन चारों में से सबसे कमतर है मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है 14 नंबर में कह रहा है गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? गदर सन 1857 में जो गदर हुआ था, यानी जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सन 1857 में पहली बार जो जंग आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, उसी को उर्दू में गदर कहते हैं। तो वाक़यात में कौन सा अफसाना को
गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में किसने पेश किया? प्रेमचंद ने, ख्वाजा हसन नज़ामी ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, डिप्टी नज़ीर अहमद ने। तो किसने पेश किया? ख्वाजा हसन नज़ामी ने गदर के वाक़यात को अफसानों और नावलों की शक्ल में पेश किया। अगला है 15 नंबर में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मुसव्विर फ़ितरत उर्दू के किस नसर निगार के बारे में इस्तेमाल किया था? मुसव्विर फ़ितरत, तो कहता है ऑप्शन नंबर ए में ख्वाजा हसन नज़ामी, बी में कह रहा सर सैयद अहमद खां, सी में कह रहा रतननाथ सरकार, सरकार नहीं बल्कि रतननाथ सरसार होना चाहिए, रतननाथ सरकार कर दिया है, सरसार होना चाहिए यहाँ। डी में कह रहा है राशिदुल खैरी। तो इसका सही जवाब है ख्वाजा हसन नज़ामी। राइट आंसर है ख्वाजा हसन नज़ामी, बिल्कुल राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है ख्वाजा हसन नज़ामी। चलिए अगला सवाल है 15 नंबर में, क्या 16 नंबर में, कि ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कब हुई? ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1877 में, बी में कह रहा है 1878 में, सी में कह रहा है 1879 में, और डी में कह रहा है 1880 में। तो 16 नंबर में है सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1878 ईस्वी में ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश हुई थी, 1878 ईस्वी में। ये दोस्तों एक बार आप लोग ये ध्यान दे दीजिए कि इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और इसका नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं आप, लेकिन एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे इंशाल्लाह, इसमें आपको कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल है 17 नंबर में कह रहा है ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? ख्वाजा हसन नज़ामी के वालिद का क्या नाम था? सैयद बदरुद्दीन, सैयद माशूक अली, सैयद आशिक अली, सैयद इसहाक अली। तो उसके वालिद मोहतरम का नाम था सैयद आशिक अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला 18 नंबर में है, कह रहे ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात कब हुई थी? ऑप्शन ए में कह रहा है 1955, बी में कह रहा है 1956, सी में कह रहा है 1957, डी में कह रहा है 1954। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात सन 1955 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1955 ईस्वी में ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात हुई। 19 नंबर में क्या है, कह रहा है कि मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? मज़मून किस तरह के अदब में शामिल है? अफसानवी अदब, गैर अफसानवी अदब, शेरी अदब, बच्चों का अदब। तो इसमें है 19 नंबर में कह रहे कि गैर अफसानवी अदब है। मज़मून क्या है? गैर अफसानवी अदब है। अगला है 20 नंबर का। 20 नंबर में कह रहा है किसी ख़ास मौजू पर जो तहरीर कलम बंद की जाए उसे क्या कहते हैं? किसी ख़ास मौजू पर, कोई ख़ास बातों पर अगर कोई मजमून से मौजू पर तहरीर कलम बंद के यानी लिखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? तनक़ीद, सवाने, मजमून या खाका। तो कहेंगे उसको मजमून कहेंगे। और एक मजमून के बारे में आप लोग समझ लीजिए, क्लास 10th में भी आप लोग मजमून के बारे में पढ़ा है कि मजमून आप किसी भी चीज़ पर लिख सकते हैं। आप एक मोबाइल पर भी मजमून लिख सकते हैं, एक कलम पर भी लिख सकते हैं, और एक सकाफ़त के बारे में भी लिख सकते हैं, कि नफ्सियात के बारे में भी लिख सकते हैं, समाज के बारे में भी आप मजमून लिख सकते हैं, और किसी भी जानदार चीज़ों के बारे में भी आप मजमून लिख सकते हैं। इसके बारे में आपको ये अंदाज़ होनी चाहिए। अगला है, कह रहा है कि रॉकफेलर कौन थे? रॉकफेलर कौन था? साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर या किसान? कौन था ये? तो कह रहा है कि रॉकफेलर ये क्या थे? एक ताजिर थे। ताजिर का मतलब होता है बिजनेस करने वाले। ताजिर का मतलब होता है बिजनेस करने वाले, खरीद व फरोख्त करने वाले। क्या? खरीद व फरोख्त करने वाले, खरीद व फरोख्त करने वाले, यानी तिजारत करने, फरोख्त करने वाले, यानी उसको हम लोग क्या कहेंगे कि तिजारत करने वाले, यानी ताजिर को तिजारत करने वाले, और तिजारत करना सुन्नत भी है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसी की वजह से यानी कहा जाता है कि ये बिहार बोर्ड में इसी चैप्टर से अगर कम से कम 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक आप आ जाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलेंगे नहीं। और आप लोग से मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। और इसका अगला वीडियो भी बहुत जल्द नहीं बल्कि हम अगला वीडियो यानी चैप्टर 3, चैप्टर 4 इसको भी हम पढ़ा चुके हैं, और इसको यूट्यूब में डाल भी दिए हैं। आप लोग उसको भी हमारे चैनल से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 ये 2 अभी हम पढ़ा रहे हैं, 3 पढ़ा चुके हैं, 4 भी पढ़ा चुके हैं। अब कल हम चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ाएंगे, चैप्टर नंबर 5 कल पढ़ाएंगे। आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा, और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उससे अगला वाला वीडियो का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और हमारे चैनल में बहुत सारे कवायद का भी, और हिंदी मुहावरा वगैरह, और हिंदी में यानी हिंदी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियोस पोस्ट किया हुआ है। आप सभी को ज़रूर देखें ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। मेरा नंबर 90+ आ जाए, 90 पार, अब की बार 90 पार। शुक्रिया, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।